हेलो एंड वेलकम। तो आज के इस यूनिट में हम बात करेंगे जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की थी क्लास टेंथ की क्लास टेंथ फिज़िक्स जो हमने पूरा करने की कोशिश की थी। हमने 4 जो यूनिट्स हैं, लाइट, ह्यूमन आई, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, जो 4 बड़े यूनिट्स मेजर यूनिट्स ऑफ फिजिक्स है, वो हमने सक्सेसफुली कंप्लीट किए हैं। आज उस फिजिक्स का लास्ट यूनिट है जिसका नाम है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात करेंगे। तो इसके साथ ही ये जो फिजिक्स की सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी ये कंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, तो जिसने वो 4 यूनिट नहीं देखे, वो जिस 4 चैप्टर नहीं देखे, तो मैं उनकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वो वहाँ से देख सकता है। ठीक है, तो आज के इस यूनिट में आखिरी यूनिट में हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ एनर्जी की। ठीक है, एनर्जी की जब बात आती है तो पहले हमारे दिमाग में मतलब ये आती थी कि ये चीज़ आती है कि एनर्जी की नीड क्या है और एनर्जी की नीड कहाँ कहाँ नहीं है। ठीक है, तो एनर्जी की नीड हमारे हार्ट में है पंप करने के लिए, हमारे लंग्स में है एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, वॉकिंग के लिए एनर्जी ज़रूरत पड़ती है, रनिंग के लिए एनर्जी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, हमारी बसेस को, ट्रेन्स को, एरोप्लेन, शिप्स, सैटेलाइट लॉन्चिंग के लिए एनर्जी यूज़ होती है। ठीक है, लाइट बल्ब्स को चलाने के लिए, फैंस, एयर कंडीशनर्स को चलाने के लिए लाइट ये एनर्जी यूज़ होती है। ठीक है, तो कुक फॉर एग्जांपल आपको फूड कुक करना है। ठीक है, इंडस्ट्रियल मशीन्स को रन कराना है, जनरेटर्स को चलाना है, तो उसके लिए एनर्जी यूज़ होती है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि एनर्जी और सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या है। ठीक है, बहुत सारे टाइप्स ऑफ मतलब सोर्स ऑफ एनर्जी के टाइप्स है। ठीक है, उनको पढ़ेंगे, उनकी डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो बहुत छोटा चैप्टर है, ज़्यादा मार्क्स कंस्यूट नहीं करता, शायद 2-3 नंबर शायद ही कंस्यूट करता है, लेकिन अगर आपको समझ आए तो आप आराम से इन 3 नंबर को गेन कर सकते हो। ठीक है, तो अगर हम सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करें तो सोर्स ऑफ एनर्जी किसे हम कहेंगे? सोर्स ऑफ एनर्जी उसे कहेंगे हम जो जिसमें कैपेसिटी हो टू प्रोवाइड यूजफुल एनर्जी। दैट मीन्स एनी सोर्स विच हैज़ अ कैपेसिटी टू प्रोवाइड यूजफुल एनर्जी, उसको हम सोर्स ऑफ एनर्जी कहेंगे। ठीक है, तो यूजफुल एनर्जी क्या होता है? मान लो हमें फॉर एग्जाम्पल कोई सोर्स ऑफ एनर्जी बनाना है, हमने उस पर कुछ एनर्जी स्पेंड की, दैट एनर्जी इज नोन एज इनपुट एनर्जी। अब वो सोर्स हमें कुछ मतलब बाद में रिटर्न करेगा एनर्जी, दैट मीन्स वो सप्लाई करेगा हमें एनर्जी, दैट इज आउटपुट एनर्जी। सो द आउटपुट एनर्जी माइनस इनपुट एनर्जी इज इक्वल टू यूजफुल एनर्जी। अब किस सोर्स में यूजफुल एनर्जी कितनी ज़्यादा है, दैट मीन्स दैट सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ गुड फॉर अस। ठीक, अब एग्जांपल्स क्या है सोर्स ऑफ एनर्जी के? कोल है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, विंड एनर्जी है, बहुत सारे टाइप्स ऑफ मतलब सोर्सेज है। ठीक है, ये मतलब कुछ एग्जांपल्स है सोर्स ऑफ एनर्जी के। ठीक, अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या मतलब एक जो गुड सोर्स ऑफ फ्यूल मतलब या और वी कैन से गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी उसकी क्या होनी चाहिए, पहले कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए उसका कि इट शुड हैव हाई एनर्जी आउटपुट पर यूनिट मास और वॉल्यूम। ठीक है, दैट मीन्स पर यूनिट मास और पर यूनिट वॉल्यूम वो ज़्यादा एनर्जी हमें प्रोवाइड करना चाहिए। और वी कैन मतलब अगर हम ईजी लैंग्वेज हम अगर ये कहें कि उसकी यूजफुल एनर्जी जिसकी ज़्यादा हो, दैट मीन्स इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, वो ज़्यादा मतलब गुड सोर्स ऑफ एनर्जी होगा, दैट मीन्स जिसकी यूजफुल एनर्जी ज़्यादा होगी और जो हमें आउटपुट एनर्जी पर यूनिट मास और पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा देगा, वो है गुड सोर्स ऑफ फ्यूल। ठीक, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए गुड सोर्स ऑफ फ्यूल की और गुड सोर्स ऑफ एनर्जी की? इट शुड बी इजीली अवेलेबल। ठीक है, इसके लिए मतलब ज़्यादा हमें मतलब मेहनत ना करनी पड़े ऑब्टेन करने के लिए, दैट मीन्स ये ज़्यादा मतलब इजीली अवेलेबल होना चाहिए हमारे लिए। ठीक है, इट शुड बी ईजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, ऐसा फ्यूल नहीं होना चाहिए जिसको मतलब स्टोर करने में या ट्रांसपोर्ट करने में हमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट आए या हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े या हमें ऐसे इक्विपमेंट्स में मतलब ज़रूरत पड़े जो मतलब फीजिबल ना हो। ठीक है, तो ऐसा फ्यूल होना चाहिए जो स्टोर करने में और ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरे मतलब ले जाने के लिए वो ईजी मतलब ईजिली हो। ठीक है, वो मतलब हम उसको ईजिली कैरी कर सके, ईजिली स्टोर कर सके। ठीक, इट शुड बी इकोनॉमिकल। ठीक है, तो दैट मीन्स जितना पैसा उस पर लग जाए कि उसको बनाने में, ठीक है, उससे ज़्यादा वो हमें अगर मतलब आउटपुट दे तो दैट मीन्स इट विल बी एन इकोनॉमिकल सोर्स ऑफ फ्यूल। ठीक, अब सोर्स ऑफ एनर्जी की क्लासिफिकेशन अगर हम करते हैं तो दो टाइप्स के सोर्स ऑफ एनर्जी, एक को कहते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, दूसरे को कहते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में ज़्यादातर वो सोर्स ऑफ एनर्जी आते हैं जो नॉन रिन्यूएबल है, दैट मीन्स दे आर नॉट रिप्लेनिश्ड इन नेचर। ठीक है, वो रिप्लेनिश नहीं होते, दैट मीन्स वो रिन्यू नहीं होते नेचर में। ठीक है, एक बार यूज़ कर लिया तो मतलब अगर वो एग्जॉस्ट हो गए तो ख़त्म हो जाते हैं। जैसे वुड है, जैसे फोसिल फ्यूल्स है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, अगर इनका कुछ मतलब रिजर्व्स होते हैं हमारी अर्थ में, तो अगर ये रिजर्व्स हमने खत्म कर लिए तो दैट मीन्स दे आर एग्जॉस्टेड, दे विल बी कम्प्लीटली गॉन। ठीक है, तो ऐसे सोर्सेज को हम कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। दूसरी टाइप की एनर्जी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। इनमें बहुत सारे ऐसे टाइप्स आते हैं जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल मतलब दे ऑटोमेटिकली इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वो रिन्यू हो जाते हैं। रिन्यू मतलब वो फिर से अपनी फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, अगर आप उनको यूज़ करोगे तो वो अपनी फॉर्म मतलब फिर से रिन्यू होके फिर से हम यूज़ करने के लिए मतलब वो काबिल हो जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या आती है? टाइडल एनर्जी आती है, वेव एनर्जी आती है, ओशन एनर्जी आती है, ओशन थर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी आती है, न्यूक्लियर एनर्जी आती है, सोलर एनर्जी आती है, बायोमास एनर्जी। ठीक है, इस टाइप की एनर्जीज इसमें आती है। ठीक, रिन्यूएबल मैंने कहा रिन्यूएबल जैसे सन हुआ, विंड हुआ, फ्लोइंग वाटर हुआ, ओशन, वुड, बायोमास, दैट मीन्स दीज आर रिन्यूएबल इन नेचर। ठीक, और नॉन रिन्यूएबल दीज आर नॉट रिन्यूएबल इन नेचर, दीज आर नॉट रिप्लेनिश्ड इन नेचर। ठीक है, तो ऐसे में कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर द नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी।
अब अगर इन डिटेल हम पढ़े कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल, तो मैंने उसमें बताया था कि फोसिल फ्यूल्स आर कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो कन्वेंशनल फोसिल फ्यूल्स की अगर हम बात करें, फोसिल फ्यूल्स हमारी अर्थ पे बने हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो बाय द, जब ये प्लांट्स और एनिमल्स, जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, और सिंपली वी कैन से दैट रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जो बरी हुए हैं हमारे ओशंस में, दैट मीन्स बीनीथ द ओशंस और बीनीथ द अर्थ, तो ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर उन वो जो रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स वो कन्वर्ट हुए इनटू फोसिल फ्यूल्स। सो फोसिल फ्यूल्स आर caused ड्यू टू हैवी प्रेशर, और व्हेन दीज रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर बरीड इनसाइड द सरफेस ऑफ द ओशन और इनसाइड द अर्थ, ठीक है, तो वो उन, और सिंपली वी कैन से दैट जी मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर एंड टेम्परेचर चाहिए होता है, इसलिए ज़्यादातर ये प्लांट्स एंड एनिमल्स और सिंपली वी कैन फोसिल फ्यूल्स आर एग्जिस्टेड इन द बीनीथ द सरफेस ऑफ द ओशंस, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ठीक। तो फोसिल फ्यूल्स क्या है, कोल जैसे पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ठीक। हमें याद रखना है फोसिल फ्यूल्स नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, दैट मीन्स दे आर नॉट रिन्यूएबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, ये रिन्यू नहीं हो जाते, ठीक है, ये वापस नहीं आते, ठीक है, एक बार आपने इनको यूज़ कर लिया तो दैट मीन्स उतना वो खत्म हो जाता है, ठीक है, आपने मतलब सारा यूज़ कर लिया, दैट मीन्स दे आर गॉन, दे विल नॉट बी रिन्यूएबल अगैन एंड अगैन, सो दी शुड बी कंजर्व्ड एंड यूज जुडिशियसली, ठीक है, इसलिए हमें इनको क्या करना चाहिए, कम यूज़ करना चाहिए, हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी छोड़ना चाहिए, ठीक। अब इनके डिसएडवांटेजेस क्या है, ठीक, ये एयर पोल्यूशन काज करते हैं, इनका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है, इसीलिए जो वर्ल्ड है आज मतलब अभी ट्रेंड चल रहा है कि शिफ्ट कर रही है इन फोसिल फ्यूल से, यूज़ ऑफ फोसिल फ्यूल से, वो इसलिए क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर एयर पोल्यूशन, ठीक है, ये एयर पोल्यूशन काज करते हैं। दूसरा इनका मतलब डिसएडवांटेज क्या है, ये एसिडिक मतलब एसिडिक ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन फॉर्म करते हैं, ठीक है, ये सल्फर और नाइट्रोजन के एसिडिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, और जब भी मतलब रेन पड़ती है तो ये इस रेन के साथ मिलकर एसिडिक रेन फॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से हमारी सॉइल, वाटर पे या बिल्डिंग्स पे या जो हमारे मेटल्स हैं उनको डैमेज कर देता है ये एसिडिक रेन, ठीक है, सो दीज आर वेरी हार्मफुल, ठीक। अब क्या है, तीसरा पॉइंट क्या है, ये बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करता है एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि जो हमारे अर्थ पे मतलब आइस है, ठीक है, ग्लेशियर्स है, वो मेल्ट होके अर्थ का जो सी लेवल है या ओशन मतलब सी लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से मतलब बहुत सारे सिटीज़ को खतरा है कि वो डूब ना जाए, ठीक। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस है किसके, फोसिल फ्यूल्स के। अगर हम ऐसे देखें तो दिस इज एसिडिक रेन, और इसकी वजह से एसिडिक रेन की वजह से क्या होता है, बिल्डिंग्स का नुकसान हो जाता है, ये जो ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, ठीक है, दीज आर पिक्टोरियल व्यूज आर डिसएडवांटेज ऑफ फोसिल फ्यूल, ठीक। अगर दूसरे की बात करें हम, जो दूसरे टाइप का कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट क्या है, ये एक मतलब इस टाइप का थर्मल पावर प्लांट क्या है, ये हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करने का एक प्लांट है, ठीक है। इसमें हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। इसमें क्या होता है कि हम फोसिल फ्यूल्स को बर्न करके जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, उस हीट एनर्जी को क्या करते हैं, फिर इसको वाटर हीट करने के लिए यूज़ होता है, और वाटर को मतलब चेंज वेपराइज करने के लिए यूज़ होता है, और फिर हमें पता है जो स्टीम होता है, मतलब स्टीम में मैक्सिमम एनर्जी होती है, ठीक है, तो उस स्टीम को यूज़ करते हैं टरबाइन को रोटेट करने के लिए, वो टरबाइन क्या करता है, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है बाय मींस ऑफ जनरेटर्स, ठीक है। तो थर्मल पावर प्लांट्स में क्या होता है, फोसिल फ्यूल्स को बर्न किया जाता है, जैसे कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, जैसे ही उनको बर्न किया जाता है तो हीट प्रोड्यूस होती है, उस हीट से हम वाटर को कन्वर्ट करते हैं स्टीम में, और वो स्टीम यूज़ होता है फिर टरबाइन को चलाने के लिए, और टरबाइन बाय मींस ऑफ जनरेटर्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द पार्ट ऑफ कन्वेंशनल पावर सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक। तीसरा है हाइड्रो पावर प्लांट्स, ठीक है। सो जैसे हमने थर्मल पावर प्लांट्स में यूज़ किया हीट को टू रन द टर्बाइन्स, हाइड्रो पावर प्लांट्स में क्या करते हैं, हम वाटर को यूज़ करते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर, ठीक है, हमें पता है जो मूविंग वाटर होती है उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है और पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। अब उसी काइनेटिक एनर्जी को हम यूज़ करते हैं टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, ठीक, और पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या करते हैं, जो भी मतलब फ्लोइंग वाटर होता है उस पर डैम बना देते हैं, वो डैम क्या करता है, उस काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। जैसे ही फिर हम उन डैम्स में क्या होता है, एक स्पिल बना दिया जाता है, स्पिल ओवर बना दिया जाता है, और आगे टरबाइन लगा दिया जाता है। जैसे ही उस स्पिल ओवर में पानी छोड़ दिया जाता है तो वो उसकी सारी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में, और वो काइनेटिक एनर्जी फिर टरबाइन को रन करने के लिए यूज़ होती है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है बाय मींस ऑफ जनरेटर्स, ठीक। सो सिंपली थर्मल पावर प्लांट्स में हीट एनर्जी यूज़ होती है बाय बर्निंग ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस टू कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम, एंड आफ्टर दैट टरबाइन्स आर रन बाय दिस स्टीम एंड बाय मींस ऑफ जनरेटर्स इलेक्ट्रिसिटी आर प्रोड्यूस्ड। लेकिन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स में क्या यूज़ होता है, हम डैम्स बनाते हैं, डैम क्या करता है, उस सारे वाटर की काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है, हेड बढ़ जाता है, और सिंपली अगर आपको किसी को समझना है हेड, तो सिंपली हमें याद रखना है, फिर स्पिल ओवर के थ्रू हम उस सारे पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके टरबाइन को रन कराते हैं, और टरबाइन क्या बाय मींस ऑफ जनरेटर्स फिर वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। अब इनके एडवांटेजेस क्या है, सिंस वाटर एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, दैट मीन्स आप कितना भी यूज़ करो ये रिन्यू होता जाएगा, तो इसके एग्जॉशन की मतलब
कोई फिक्र नहीं है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होगी वो पोल्यूशन नहीं करेगी, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स मतलब हाइड्रो पावर प्लांट में फॉसिल फ्यूल्स बर्न नहीं होते। जो वाटर डैम्स में यूज़ होता है, ठीक है, उसको मतलब फ्लड्स कंट्रोल करने के लिए या इरिगेशन के लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके डिसएडवांटेज क्या है, ये इसका इनिशियल कॉस्ट बहुत हाई है, क्योंकि जो डैम बनाते हैं हम उसको मतलब उस पर बहुत सारे पैसे मतलब खर्च होते हैं, ठीक। लार्ज एरिया ऑफ लैंड वो सबमर्ज हो जाती है, जैसे हम डैम बनाते हैं तो बहुत सारा मतलब वाटर स्टोर करता है वो, तो उसकी वजह से जो एरिया नियर बाई एरिया वो सबमर्ज होता है उसी डैम में। और जो वेजिटेशन है उसके मतलब वो जो मतलब रिवर है, रिवर बेड के मतलब नज़दीक में जो भी वेजिटेशन है वो भी उसी में मतलब एब्जॉर्ब हो जाती है, और वी कैन से वो भी मतलब उसी डैम के अंदर डूब जाती है, ठीक है। तो वो वेजिटेशन फिर जब डिकम्पोज होती है तो मीथेन गैस प्रोड्यूस करती है, और मीथेन गैस एक ग्रीन हाउस गैस होती है, ठीक है। और तीसरा डिसएडवांटेज क्या है, जिस एरिया में हम डैम बनाते हैं तो उस एरिया के लोगों को डिस्प्लेस किया जाता है, ताकि मतलब कभी अगर मतलब बाई चांस वैसे मतलब स्ट्रेंथ पूरी मतलब पूरे चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, लेकिन अगर फॉर बाई चांस वो डैम टूट जाता है तो मतलब आसपास के एरिया में फ्लड आ सकता है, तो बाय प्रिकॉशन, ठीक है, उस एरिया के लोगों को डिस्प्लेस किया जाता है। सो दिस इज़ अनदर डिसएडवांटेज ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट्स, ठीक। तो अगर थर्मल पावर प्लांट की आप पिक्टोरियल व्यू देखोगे तो ये बॉयलर होता है जिसमें हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करके हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ये ट्यूब्स लगा दिए जाते हैं बॉयलर में जिनमें वाटर पास किया जाता है, जैसे ही हीट एनर्जी उनको मिल जाती है तो ये वाटर क्या होता है, कन्वर्ट होता है स्टीम में, और स्टीम को हम टरबाइन में भेज देते हैं। टरबाइन क्या है, ये फिर स्टीम इसको अपनी एनर्जी की वजह से इस टरबाइन को घुमाता है, और टरबाइन कनेक्टेड होता है जनरेटर से जिसकी वजह से पावर मतलब बिजली पैदा होती है, ठीक है। सो दिस इज़ द पिक्टोरियल व्यू ऑफ थर्मल पावर प्लांट। अगर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर एनर्जी जनरेशन की बात करें, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की, तो हम एक डैम बना देते हैं, ठीक है। ये है स्पिलओवर और सिंपली जहाँ से वाटर हम मतलब ये जो हम क्या करते हैं, रिवर की काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं बाई कंस्ट्रक्टिंग है बैरियर, ठीक है। फिर पेनस्टॉक के थ्रू हम यहाँ पे टरबाइन लगा देते हैं, तो यहाँ से जो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके इस टरबाइन को घुमाते हैं, और ये फिर जनरेटर के साथ लगा हुआ होता है जिस पे फिर पावर जनरेट होता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है। सो दिस इज द पिक्टोरियल व्यू ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट्स। अब एक और टाइप है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का, वो है बायोमास एनर्जी, ठीक है। बायोमास एनर्जी क्या है, वो एनर्जी जो हम हासिल करते हैं फ्रॉम वेस्ट मटेरियल्स, डेड पार्ट्स ऑफ लिविंग थिंग्स, एंड उसको बायोमास कहते हैं, ठीक है। सो द एनर्जी और सो द मास विच इज़ जनरेटेड बाय वेस्ट मटेरियल्स एंड डेड पार्ट्स ऑफ लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोमास। फॉर एग्जांपल वुड हुआ, जो हम मतलब वेस्ट मटेरियल, एनिमल डंग, वेजिटेबल वेस्ट, एग्रीकल्चरल वेस्ट, सीवेज, ठीक है, इससे हमें जो मैस मिलता है, ठीक है, इनके मतलब डिग्रेडेशन से जो हमें मैस मिलता है उसको बायोमास कहते हैं, ठीक। तो याद रखना है। फिर इसी बायोमास को हम डिकम्पोज करते हैं बाय एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स और सिंपली बाय एनारोबिक प्रोसेस, तो उसकी वजह से एक गैस प्रोड्यूस होती है जिसको बायोगैस कहते हैं, ठीक है। बायोगैस में क्या होता है, मीथेन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, दैट मीन्स दीज आर द गैसेस इन बायोगैस, ठीक। और फिर यही बायोगैस हम बर्निंग और मतलब कुकिंग के लिए वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। अब बायोगैस मतलब हासिल करने के लिए एक प्लांट यूज़ होता है जिसको बायोगैस प्लांट कहते हैं, ठीक है, जो हम आराम से घर में बना सकते हैं। तो बायोगैस प्लांट में क्या होता है, अगर मैं फिगर के थ्रू आपको समझा दूँ, तो ये जो है अंडरग्राउंड टैंक, इसको कहते हैं डाइजेस्टर, ठीक है, इसको डाइजेस्टर कहते हैं। सो बायोगैस क्या है, इसमें एक डाइजेस्टर होता है, एक डोम होता है, ठीक है, अपर पार्ट इज नोन एज डोम, ठीक। तो ये जो बायोगैस है ये फिक्स डोम टाइप होता है, ठीक है, एक होता है फ्लोटिंग डोम टाइप, ठीक। तो ये जो है ये डाइजेस्टर है जिसमें एनारोबिक डाइजेशन होती है, ठीक है। ये डोम है, इसमें एक पाइप लगी होती है, एक ओपनिंग है जिस पे एक पाइप हम लगाते हैं, और इसी के थ्रू जो गैसेस होती है वो आउट होती है, जहाँ पे हमें यूज़ करना है उनको ले जा सकते हैं, ठीक है। अप द ग्राउंड, ठीक है, अगर हम ग्राउंड पे आ जाए तो दो टैंक्स है, ठीक है, एक टैंक है जिसके दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक पार्ट में क्या करते हैं, हम मिक्स करते हैं जो स्लरी है, जो हमारा बायोमास है उसको वाटर के साथ हम मिक्स करते हैं इसमें, ठीक है, और फिर मिक्स करके हम इसको डाइजेस्टर में भेज देते हैं। और अगर फॉर एग्जांपल ओवरफ्लो हुआ तो वो ओवरफ्लो टैंक में फिर आ जाता है। सो अब में एक टैंक है जिसके दो पार्ट्स है, एक तो मिक्सिंग टैंक है, एक तो ये ओवरफ्लो टैंक है, और नीचे जो मतलब ज़मीन के नीचे हम बनाते हैं एक डाइजेस्टर बनाते हैं और एक हेड बनाते हैं, और सिंपली डोम। तो डोम यहाँ पे जो एनारोबिक डाइजेशन होती है इस बायोमास की, तो उसकी वजह से क्या होता है, गैसेस प्रोड्यूस होती है, वो गैस को हम कलेक्ट करते हैं इस ट्यूब के थ्रू और ले जाते हैं जहाँ पे हमें उसको यूज़ करना है। बाकी जो वेस्ट बचता है इसमें आफ्टर डाइजेशन, तो उसको हम मैन्योर के मतलब एज मैन्योर हम उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये है बायोगैस प्लांट, ठीक, ये भी है गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक। हाँ, अब अगर विंड एनर्जी एक और टाइप कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करें तो वो है विंड एनर्जी, ठीक है। विंड एनर्जी मतलब इट्स द एनर्जी पॉसेस्ड बाय विंड, ठीक है, उसको विंड एनर्जी कहते हैं। तो विंड एनर्जी को हम विंड मिल्स में यूज़ करते हैं टू कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड इनटू मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जो भी मतलब एनर्जी है विंड की उसको हम मतलब काइनेटिक एनर्जी जो विंड की है, ठीक है, मूविंग एनर्जी जो विंड की है ड्यू टू मूवमेंट जो उसमें एनर्जी होती है उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो उस काइनेटिक एनर्जी को हम यूज़ करते हैं विंड मिल्स में, जो कन्वर्ट करती है इस काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो फिर यही मैकेनिकल एनर्जी
को हम यूज़ करते हैं टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, तो हम क्या करते हैं, जो ये काइनेटिक एनर्जी है विंड की, इसको मैकेनिकल, फॉर एग्जांपल आपको वाटर लिफ्ट करना है, हमारे जो फील्ड्स हैं उनमें वाटर लिफ्ट करना है, तो इसी काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड को यूज़ करते हैं हम मैकेनिकल वर्क के लिए, टू लिफ्ट वाटर। ठीक है, और क्या करते हैं, यही जो काइनेटिक एनर्जी है, यही जो हम विंड मिल लगाते हैं उस पर जो ब्लेड्स लगे होते हैं, ठीक है, यही विंड एनर्जी उन ब्लेड्स को रोटेट करती है, और उसके पीछे जनरेटर लगा हुआ होता है, और उस मूवमेंट की वजह से जनरेटर में फिर ऑटोमेटिकली क्या, बाय प्रोसेस उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। सो द विंड एनर्जी, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड एनर्जी इज यूज्ड टू रोटेट टर्बाइन्स ऑफ जनरेटर्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ये हमें याद रखना है। ठीक है, लेकिन एक सिंगल विंड मिल इतना मतलब इतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकती जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है, इसलिए हम क्या करते हैं, एक लार्ज एरिया में बहुत सारी विंड मिल्स को लगाते हैं, और उन सारी विंड मिल्स को एक साथ कपल करते हैं। दैट मीन्स उनके आउटपुट को एक साथ कपल करके बहुत ज़्यादा मतलब एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस करते हैं टू ट्रांसफर दैट एनर्जी। ठीक, तो हम क्या करते हैं कि एक बहुत बड़े एरिया में बहुत सारे विंड मिल्स को लगा के उनको लास्ट में उनके आउटपुट को कपल करके हम ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, विंड एनर्जी के एडवांटेज क्या है, ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, जैसे मैंने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में कहा कि वाटर की एनर्जी है वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, दैट मीन्स इट गेट्स रिन्यूएबल आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक, ये पोल्यूशन कॉज नहीं करती। ठीक है, इसका रिकरिंग कॉस्ट लेस है। ठीक है, दैट मीन्स जो मतलब आफ्टर सेटअप जो है जितना कॉस्ट फिर इस पर मेंटेनेंस पे या इसके मतलब देख रेख में लगता है वो कम होता है। ठीक है, वो ज़्यादा नहीं होता। ठीक, डिसएडवांटेज क्या है इसके, जो विंड होती है वो हमेशा मतलब ज़्यादातर अवेलेबल मतलब फॉर अ 24 मतलब फॉर अ 12 आवर डे इफ़ वी कंसिडर 12 आवर डे, वो 12 आवर्स या 12 मतलब 24 आवर्स मतलब अवेलेबल नहीं होती है, वो कभी कभी अवेलेबल होती है। तो इसका मतलब वो जो विंड मिल काम करेगी वो कभी कभी दिन में कभी कभी काम करेगी। दैट मीन्स इट विल नॉट वर्क कंटिन्यूसली। ठीक है, दूसरा इसका डिसएडवांटेज क्या है, इस पर ज़्यादा मतलब एरिया की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि विंड मिल उसके जो टर्बाइन्स लगे होते हैं उसके ब्लेड्स लगे होते हैं वो लार्ज होते हैं। ठीक है, इसलिए दो विंड मिल्स के गैप भी मतलब बढ़ जाता है। तो लार्ज एरिया कवर करने के लिए मतलब ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हमें ज़्यादा विंड मिल्स लगानी पड़ेंगी और ज़्यादा एरिया कवर करना पड़ेगा, तो इट रिक्वायर्स अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड। ये एक डिसएडवांटेज है इसका। ठीक है, और एक विंड मिल को काम करने के लिए विंड की स्पीड कितनी होनी चाहिए, 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसका मतलब अगर विंड होगी भी और उसकी स्पीड कम होगी, 15 किलोमीटर पर आवर से कम होगी, तो विंड मिल काम नहीं करेगी। ये भी इसका डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो ये विंड मिल है यूज टू मतलब लिफ्ट वाटर। दैट मीन्स ये विंड मिल क्या काम करता है, ये इस काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर को और विंड को कन्वर्ट करता है इनटू मैकेनिकल एनर्जी। दैट मीन्स टू लिफ्ट वाटर और फॉर एनीथिंग एल्स। ठीक है, और ये विंड एनर्जी फॉर्म है। विंड एनर्जी फॉर्म क्या करता है, ये काइनेटिक एनर्जी को चेंज करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, अब हमने कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को कंक्लूड किया, हमने बहुत सारे टाइप्स को पढ़ा। ठीक है, अब नॉन कन्वेंशनल सोर्स पे आ जाते हैं। ठीक है, मैंने पहले ही कहा कि इसमें मतलब मोस्ट ऑफ द जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो रिन्यूएबल है। ठीक है, दैट मीन्स दे गेट्स रिन्यूएबल आफ्टर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक, तो इसमें पहला जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है सोलर एनर्जी। ठीक है, जो हमें सोलर एनर्जी वो सन से मिलती है, और सोलर एनर्जी जो मिलती है सन से वो होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। ठीक है, दैट मीन्स वो सोलर एनर्जी उसमें हीट भी होती है और लाइट भी होती है। वो जो हीट एनर्जी है और सिंपली वी कैन से दैट जो हीट एनर्जी हमें सन से मिलती है वो यूज़ होती है सोलर हीटिंग डिवाइसेस में, लाइक सोलर कुकर में, सोलर वाटर हीटिंग में, सोलर फर्नेसेस में। ठीक है, इनमें हीट एनर्जी यूज़ होती है, और जो लाइट एनर्जी यूज़ होती है वो सोलर सेल्स में यूज़ होती है। दैट मीन्स बोथ हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी ऑफ द सन कैन बी एडवेंटेशियस फॉर अस। ठीक है, जो हीट एनर्जी वो यूज़ होगी सोलर हीटिंग डिवाइसेस में, जैसे सोलर कुकर, सोलर वाटर हीटर, सोलर फर्नेसेस में, और जो लाइट एनर्जी वो सोलर सेल्स में यूज़ होती है टू प्रोड्यूस लाइट। ठीक, अब सोलर कुकर कैसे काम करता है, ये एक सोलर हीटिंग डिवाइस है। ठीक है, सोलर कुकर ये एक बॉक्स होता है। ठीक है, इट्स अ बॉक्स जिसपे इंसुलेशन लगी हुई होती है अंदर से। ठीक है, जो इसका अंदर वाला पार्ट है, अगर मैं एग्जांपल देखूँ तो ये इट्स अ बॉक्स, ये सोलर कुकर है। ठीक है, ये एक बॉक्स है और अंदर की तरफ इस पर कोटिंग लगी हुई होती है, ब्लैक कोटिंग लगी होती है एज इंसुलेशन। ठीक है, वो हीट को ट्रैप कर देता है। ठीक, अब क्या है, और इस पर क्या लगा हुआ होता है, और इसके चारों तरफ गिलास लगा हुआ होता है। दैट मीन्स इट इज़ completely covered with glass so that it cannot the heat energy that is entering this box cannot get escape। ठीक है, जो हीट एनर्जी इस पे आएगी वो एस्केप ना हो, इसलिए इसको गिलास से कवर किया जाता है। और यहाँ पे क्या एक कनकेव मिरर लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से जो भी लाइट आए वो इनको कन्वर्ट करे फोकस पे। दैट मीन्स दे आर अरेंज्ड सच दैट द लाइट फॉलिंग ऑन इट गेट्स कन्वर्टेड ऑन दिस पोर्शन ऑफ द सोलर वाटर हीटर टू गेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है, तो इसके ऊपर भी गिलास लगा दिया जाता है ताकि ये हीट को एस्केप ना करने दे। ठीक है, तो ये है बेसिक मतलब पार्ट्स ऑफ सोलर वाटर हीटर। ठीक है, सोलर कुकर, तो जैसे इस पर हीट पड़ती है ये उनको कन्वर्ज करता है इस वाले पोर्शन में, अंदर लगा होता है ब्लैक इंसुलेशन जो इस हीट को एस्केप नहीं होने देता, तो जो भी हम अंदर रखेंगे चीज़ वो गर्म हो जाता है। सो दिस द फंक्शनिंग ऑफ सोलर
सोलर कुकर, ठीक है। अब दूसरा पार्ट क्या है इसका, सोलर हीटिंग डिवाइस का, वो है सोलर वाटर हीटर। सोलर वाटर हीटर किस लिए यूज़ होता है, टू हीट द वाटर, ठीक है। इसमें भी सेम वही चीज़ है, बस इसमें ये है कि कॉपर ट्यूब्स लगा दिए जाते हैं जिसमें हम वाटर को फ्लो करते हैं, तो जो भी हीट आती है वो उन कॉपर ट्यूब्स के थ्रू वाटर एब्जॉर्ब करता है और वाटर क्या हीट अप हो जाता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल सेम है, ठीक है, लेकिन इसमें वाटर ट्यूब्स लगा दिए जाते हैं, कॉपर ट्यूब्स जिनके थ्रू वाटर को फ्लो करा दिया जाता है। तो जैसे ही उन पर हीट पड़ जाती है इंसुलेशन पे, वो मतलब हीट को बाहर नहीं जाने देता और वो हीट फिर कन्वर्ट मतलब एब्जॉर्ब करता है वाटर और वाटर हीट अप हो जाता है, ठीक है। तो सेम प्रिंसिपल है। अगर हम लाइट एनर्जी की बात करें तो लाइट एनर्जी कन्वर्ट करता है सोलर सेल्स, ठीक है। तो सोलर सेल्स क्या होती है, सोलर सेल्स वो डिवाइस है जो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। दैट मीन सोलर सेल एक डिवाइस है जो सोलर एनर्जी को और लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक। अब सोलर सेल्स क्या है, सेमीकंडक्टर की बनी हुई होती है, जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, गैलियम है, ठीक है। तो सोलर सेल एक सेमीकंडक्टर की बनी हुई सेल है, ठीक है, जो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब क्या है, जैसे मैंने विंड एनर्जी के कहा था कि एक विंड मिल जो है मतलब बहुत कम एनर्जी प्रोड्यूस करता है, बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, इसलिए हम बहुत सारी मतलब विंड मिल्स लगाते हैं। इसी तरफ से एक सोलर सेल जो है वो बहुत कम मतलब वोल्टेज प्रोवाइड कराता है, 0.5 to 1 वोल्ट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और जो करंट प्रोड्यूस करता है, पावर प्रोड्यूस करता है, वो है 0.7 वाट, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है 0.7 वाट, ठीक है, पावर। तो इस वजह से हम बहुत सारे सेल्स को आपस में कनेक्ट करके उनको कपल करके आउटपुट कपल करके बहुत सारी सेल्स को अरेंज करते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है, ठीक। तो सेम इज़ द केस विद सोलर सेल्स, ठीक। तो इसके एडवांटेजेस क्या है, तो जिस डिवाइस में जिस एक मतलब अरेंजमेंट में बहुत सारी सेल्स को मतलब ज्वाइन कर दिया जाता है, बहुत सारे सेल्स को रख के फिर उनके आउटपुट को कपल किया जाता है, उस पैनल को सोलर पैनल कहते हैं, ये हमें याद रखना है। तो सोलर पैनल फिर मतलब लार्ज रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके देता है हमें, ठीक है। इसके एडवांटेजेस क्या है, ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, दैट मीन इट गेट्स रिन्यूड आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक। ये जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है इससे पोल्यूशन नहीं होता, दैट मीन्स एयर पोल्यूशन, एनी टाइप ऑफ पोल्यूशन इससे नहीं होता, ठीक है। ये हम वहाँ भी लगा सकते हैं जहाँ पे हम पावर सप्लाई नहीं ले जा सकते, दैट मीन्स रिमोट एरिया जहाँ पे अगर मुश्किल हुआ पावर सप्लाई, मतलब जो लाइंस के थ्रू पावर जो सप्लाई होती है, अगर वो वहाँ तक नहीं जा सकती, लेकिन ये जो सोलर पैनल्स हम वहाँ तक ले जाके वहाँ इंस्टॉल कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। सो दिस कैन बी यूज्ड इन रिमोट एरियाज आल्सो, ठीक। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, ये जो सोलर सेल लगी हुई होती है इसमें सिलिकॉन यूज़ होता है, वो जो बहुत ज़्यादा मतलब क्या है, बिकॉज मैंने आपको पहले ही कहा कि सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है, तो ये जो सोलर सेल है ये सिलिकॉन की बनी हुई होती है जो बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है, बहुत मतलब वो बहुत कॉस्टली है, ठीक है। अब क्या है, एक जो सेल है, मैंने कहा कि एक पैनल में बहुत सारे सेल्स होते हैं टू प्रोड्यूस रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वो जो कनेक्शन है दो सेल्स के बीच में, तीन सेल्स के जो उनका आउटपुट है कपल किया जाता है, ठीक है। तो जो कनेक्शन है बहुत सारी सेल्स का वो सिल्वर कनेक्शन होता है, ठीक है। तो सिल्वर भी मतलब बहुत कॉस्टली है, तो इसका मतलब ये है कि इसका कॉस्ट और बढ़ जाता है, ठीक है। अब तीसरा डिसएडवांटेज क्या है, ये हमें प्रोड्यूस करके देता है डीसी, तो फिर एसी को कन्वर्ट करने के लिए और ज़्यादा कॉस्ट मतलब रिक्वायर पड़ जाता है, जिसकी वजह से ये और ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है, ठीक है। तो ये है इसके डिसएडवांटेज सोलर सेल्स के, ठीक। तो अगर हम डायग्राम देखें तो ये सिंपल डायग्राम है सोलर सेल के, ये सेमीकंडक्टर है, पी टाइप कंडक्टर एंड एन टाइप कंडक्टर ये ऊपर वाला और पी टाइप ये, जिसकी वजह से क्या मतलब करंट जनरेट होता है इसमें, ठीक है, बाय मीन्स ऑफ कंडक्टर। तो इसके थ्रू हम, ये सिंपल डायग्राम है, पिक्टोरियल व्यू है एक सोलर सेल का, ठीक है। और सिंपल अगर आपने पैनल देखी हुई तो ऐसा होता है, और सोलर लैंप ऐसा होता है जो स्ट्रीट्स वगैरह में लगा हुआ था। अगर हम दूसरे मतलब सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करें तो वो है एनर्जी फ्रॉम सी। अब एनर्जी फ्रॉम सी हमें तीन तरीकों से मिलती है, तीन फॉर्म्स में मिलती है, एक है टाइडल एनर्जी, सी वेव एनर्जी और ओशन थर्मल एनर्जी। टाइडल एनर्जी क्या है, जब ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ मून, ठीक है, जो हमारी मतलब जो मून है, जो सैटेलाइट है, अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट, उसके ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, ठीक है, जो हमारे सीज है, जो हमारे ओशंस हैं, उनमें टाइड्स जनरेट होती है, ठीक है। सो ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ मून जो सीज़ है उनमें टाइड्स जनरेट होती है। अगर अब हम इन टाइड्स को यूज़ करें, ठीक है, टू रोटेट द टर्बाइन, तो ऐसी एनर्जी को टाइडल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। हम सिंपली क्या करते हैं, एक डैम को प्रोड्यूस करते हैं, डैम को मतलब बनाते हैं, एक छोटे से डैम को बनाते हैं जिसमें हम एक टर्बाइन लगा देते हैं। जैसी एक टाइड आती है तो वो टाइड क्या करती है, उस टर्बाइन को रोटेट कराती है, और टर्बाइन के पीछे हम जनरेटर लगा देते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो, ठीक है। अगर आपको पिक्टोरियली देखें तो ये एक सिंपल डैम लगा देते हैं बिसाइड्स इन द क्लोज कॉन्टैक्ट ऑफ सी एंड लैंड। तो यहाँ पे एक टर्बाइन लगा दे, जैसे एक ये टाइड आ जाती है तो ये इस टर्बाइन को रोटेट करके यहाँ पे जनरेटर लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो इसको टाइडल एनर्जी कहते हैं। सी वेव एनर्जी क्या होती है, अब अगर सीज के ऊपर मतलब विंड बहुत ज़्यादा हाई स्पीड विंड ब्लो करे, ठीक है, तो उसकी वजह से
उस वो जो विंड है वो क्या करता है, वो अपनी मतलब एनर्जी से बहुत ज़्यादा मतलब हाई वेव्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो अगर हम उन वेव्स को, दैट मीन्स बाय मीन्स ऑफ जो प्रोड्यूस हुई है बाय मीन्स ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड, ठीक है, तो अगर हम उनको यूज़ करें टू रोटेट द टर्बाइन, तो ऐसी एनर्जी को सी वेव एनर्जी कहते हैं, ठीक है। बाय सिंपल एग्जाम्पल यू कैन सी द बाय पिक्टोरियल व्यू वी कैन सी दिस, ठीक है। हम मतलब विंड को यूज़ कर दे टर्बाइन को रोटेट करने के लिए, दैट इज़ नोन एज सी वेव एनर्जी, ठीक। अब चौथा क्या है, तीसरा क्या है, ओशन थर्मल एनर्जी। अब हमें पता है जो ओशन की मतलब अपर सरफेस होती है वो हॉट होती है एज़ कम्पेयर टू द लोअर सरफेस, ठीक है। जो मतलब जो बीनीथ मतलब बॉटम होता है ओशन का, ठीक है, वो कोल्ड होता है, ठीक है। और जो अपर पार्ट है उसका जो सरफेस होती है कोल्ड की, वो वार्म होती है। सो देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द लेवल्स ऑफ ओशन, ठीक। तो हम क्या करें, ऑलमोस्ट लगभग ये देखा गया है कि ऑलमोस्ट 20 डिग्री का मतलब डिफरेंस होता है फ्रॉम सरफेस टू द बॉटम, ठीक है। तो उसी टेम्परेचर को यूज़ करके हम, दैट मीन्स हम वार्म वाटर को कलेक्ट करके लिक्विड अमोनिया को हम बॉयल करेंगे। लिक्विड अमोनिया की प्रॉपर्टी ये है कि इसका लो बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। जैसे ही हम मतलब अपर सरफेस या वार्म वाटर को यूज़ करेंगे तो लिक्विड अमोनिया उससे बॉयल हो जाएगा, दैट मीन्स वी विल यूज़ द हीट ऑफ दिस वाटर टू बॉयल द लिक्विड अमोनिया, ठीक है। अब क्या, ये लिक्विड अमोनिया चेंज हुआ वेपर्स में, ठीक है। अब ये वेपर्स क्या करेंगे, हम इसको टरबाइन में भेजेंगे, जो जो ड्यू टू द हाई एनर्जी ऑफ वेपर्स, ठीक है, ये टरबाइन रोटेट करने लगेगा। इस टरबाइन को हम कपल करेंगे जनरेटर से, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। अब ये जो अमोनिया है ये हाफ मतलब वेट होगा, ठीक है, दैट मीन्स ये हाफ वेपर होगा, हाफ मतलब लिक्विड स्टेट में होगा। अब इसको फुली लिक्विड करने के लिए, क्योंकि हमें इसको पंप में पास कराना है, ठीक है, अब इसको फुली लिक्विड करने के लिए हम बॉटम से मतलब कोल्ड वाटर ला के उसके ऊपर मतलब हम स्प्रे कर देंगे, जिसकी वजह से वो जो वेपर है बचे होंगे थोड़े से, वो भी कन्वर्ट होंगे लिक्विड में, ठीक है। सो बोथ ऑफ दिस वाटर्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी नोन एज ओशन थर्मल एनर्जी, ठीक। बाय पिक्टोरियल व्यू यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस। अब क्या है, तीसरा पार्ट क्या है, जियोथर्मल एनर्जी, ठीक। हमें पता है जैसे ही हम अर्थ के नीचे जाएंगे, जैसे फ्रॉम सरफेस टू द बीनीथ, हम जैसे ही नीचे की तरफ जाएंगे टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ता जाता है, ठीक है। और एक पॉइंट पे इतना टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ जाता है, जो अर्थ के रॉक्स होते हैं, ठीक है, वो लिक्विड फॉर्म में वो हीट से मेल्ट हो जाते हैं और वो मैग्मा बनाते हैं, ठीक है। अब क्या है, कोई मैग्मा मतलब कहीं जगह पे वो मैग्मा अब मतलब ऊपर की तरफ मूव करता है, ठीक है। जैसे ही मतलब वो अर्थ के नज़दीक आता है उस स्पॉट को कहते हैं हॉट स्पॉट, ठीक है। तो मतलब वो अर्थ के मतलब बहुत करीब जमा हो जाता है, तो और ऐसे मतलब स्पॉट को कहते हैं हॉट स्पॉट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उस हॉट स्पॉट को मतलब आइडेंटिफाई करके वहाँ पे होल्स ड्रिल करेंगे। मतलब अब उस हॉट स्पॉट पे बहुत ज़्यादा हीट होती है, दैट मीन्स वहाँ पे लावा और मैग्मा जमा हुआ होता है। जैसे ही उस हॉट स्पॉट पे पानी गिरता है, ठीक है, जैसे उस हॉट स्पॉट पे मतलब पानी आ जाता है तो वो जल्दी से स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, अगर उस हॉट स्पॉट पर हम एक होल ड्रिल कर दें, ठीक है, होल बना देते, ठीक है, तो उस होल से वो वेपर जो है वो जल्दी बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो अगर हम उन वेपर्स को जो वहाँ से बाहर निकलेंगे उनको टरबाइन में मूव करेंगे, दैट मीन्स उनको टरबाइन मूव कराने के लिए यूज़ करेंगे, तो वो टरबाइन उनसे मूव होगा और टरबाइन के पीछे हम कपल कर देंगे जनरेटर, जिसकी वजह से फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। सो द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी इज नोन एज जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है। ये है इसका पिक्टोरियल व्यू, आप समझ सकते हो। अब चौथा पार्ट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज़ न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। आजकल अगर आप ट्रेंड देखोगे तो मतलब पूरी दुनिया न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ मतलब राग़िब होती जा रही है, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, वो एनर्जी जो रिलीज़ होती है ड्यू टू न्यूक्लियर रिएक्शंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लियर रिएक्शंस में जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसको न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं, ठीक है। अब न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है कि कुछ मास कन्वर्ट होता है एनर्जी में, ठीक है, और बहुत उस जो मास कन्वर्ट होता है एनर्जी में उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है न्यूक्लियर रिएक्शन में, ठीक है। अब न्यूक्लियर रिएक्शन दो टाइप्स की होती है, न्यूक्लियर फिशन है, एक न्यूक्लियर फ्यूजन है, ठीक है। दो टाइप्स की न्यूक्लियर रिएक्शन होती है मतलब दुनिया में, एक को कहते हैं न्यूक्लियर फिशन, एक को कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फिशन क्या होता है, ये उस टाइप की न्यूक्लियर रिएक्शन है जिसमें एक हैवी न्यूक्लियस और सिंपली वी कैन से दैट ए बिगर न्यूक्लियस को हम एक वो जब टूट जाता है वो सुप्लेट होता है एक, तो वो स्मॉलर न्यूक्लियस में सुप्लेट होता है और सुप्लीशन और सिंपली ब्रेक डाउन में वो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ करता है, ठीक है। उस टाइप की एनर्जी को हम न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं और जिस प्रोसेस से जिस न्यूक्लियर रिएक्शन से वो हुई है उसको न्यूक्लियर फिशन कहते हैं, ठीक है। और सिंपली वी कैन से दैट न्यूक्लियर फिशन इस टाइप की न्यूक्लियर रिएक्शन को कहा जाता है जिसमें हैवी एटम का न्यूक्लियस, हैवी एटम कौन सा, यूरेनियम, प्लूटोनियम एट्सेट्रा, ठीक है, वो सुप्लेट होता है इनटू स्मॉलर न्यूक्लाई विथ रिलीज ऑफ लार्ज, और जब वो सुप्लेट होता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी को वाटर हीट करने के लिए यूज़ होता है और जब वाटर कन्वर्ट होता है स्टीम में तो वो स्टीम को हम टरबाइन घुमाने के लिए यूज़ करते हैं और फिर कपल करते हैं जनरेटर से और वो जनरेटर फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। या वी कैन से दैट अगर हम उसको कंट्रोल करें, ठीक है, दैट मीन्स कंट्रोल और न्यूक्लियर फिशन गिव्स
प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी एंड अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन प्रोड्यूसेस एटम बम्स, ये हमें याद रखना है। दूसरी टाइप की जो न्यूक्लियर रिएक्शन है वो है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या है, इसका अपोजिट है। इसका मतलब दो स्मॉल न्यूक्लियर फ्यूज होते हैं इनटू ए हैवियर न्यूक्लियस, और जब ये फ्यूज होंगे तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है इस प्रोसेस में भी, और वो एनर्जी हम यूज़ करते हैं टू जनरेट स्टीम फ्रॉम वाटर, और उस स्टीम को हम यूज़ करेंगे रोटेट टर्बाइन एंड देन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। या ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन यूज़ होती है हाइड्रोजन बॉम्ब्स में, और यूजुअली जो मतलब ये चूँकि अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन है इसलिए ये पॉसिबल है, वरना मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन वाले रिएक्टर्स हमारे मतलब टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी हमारे मतलब ज़मीन पे मौजूद नहीं है, क्योंकि इन पे मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ हीट मतलब रिलीज़ होती है, और हमारे पास ऐसे मटेरियल्स नहीं है जो उनको बियर कर सकते। इसलिए जो न्यूक्लियर फ्यूजन होती है वो सन पे होती है, जो आफ्ताब है वहाँ पे होती है, सन पे न्यूक्लियर फ्यूजन होती है, जहाँ पे दो हाइड्रोजन न्यूक्लाई आपस में मिल जाते हैं और वो हीलियम न्यूक्लियस बनाते हैं। दैट मीन्स टू स्मॉल हाइड्रोजन न्यूक्लाई फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म ए बिगर हीलियम न्यूक्लियस, एंड इन दिस प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट गेट्स रिलीज, ठीक है। तो इस टाइप की फ्यूजन को न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, ठीक है। अब न्यूक्लियर एनर्जी के फ़ायदे क्या है, ये बहुत ज़्यादा एनर्जी इससे प्रोड्यूस होती है। दैट मीन्स पर यूनिट मास बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है एज़ कम्पेयर टू अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। बाकी सारे सोर्सेज ऑफ एनर्जी की मतलब एज़ कम्पेयर टू दैट इस न्यूक्लियर एनर्जी में न्यूक्लियर मतलब रिएक्शन में बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है पर यूनिट मास, ठीक। तो ये सबसे पहला एडवांटेज हुआ इसका। अगर हम सेफ्टी मेजर्स पूरे ले लें, ठीक है, तो ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है दैन फोसिल फ्यूल्स, ठीक है। इट इज़ मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली दैन फोसिल फ्यूल्स, ठीक है, लेकिन फुली एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने के लिए कॉस्ट यूज़ होती है वो बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूल जो हमारे पास होता है यूरेनियम प्लूटोनियम, ये लिमिटेड है, दैट मीन्स रिसोर्सेज आर लिमिटेड। जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होती है वहाँ पे जो न्यूक्लियर वेस्ट्स मतलब रिलीज़ होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर वेस्ट्स उनको डिस्पोज करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अगर हम उनको डंप करें वाटर में तो वाटर बॉडीज़ मतलब वाटर में लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो मर जाते हैं। ज़मीन में उनको डंप कर दे तो ज़मीन में वो जो मतलब ऑर्गेनिजम्स है वो मर जाते हैं, तो न्यूक्लियर वेस्ट को डंप करने में बहुत डिफ़िकल्टी आती है, ठीक है। तो ये इसके डिसएडवांटेज है। बाई पिक्चर यू कैन रियलाइज़ दिस कि एक बिगर एटम हमने ले लिया, ठीक है, यूरेनियम का और प्लूटोनियम का, उसको न्यूक्लियस से, ठीक है, और स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से हमने उसको बम्बार्ड किया। उसकी वजह से क्या हुआ, ये ब्रेक डाउन हुआ इंटू टू स्मॉल न्यूक्लाई, ठीक है, स्मॉल एटम्स, ठीक है। और जब इस ब्रेक डाउन में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है, तो इस टाइप की रिएक्शन को न्यूक्लियर फिशन कहते हैं, ठीक है। ये चेन रिएक्शन में मतलब क्या होता है कि जब एक एटम न्यूट्रॉन से टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है, जब एक एटम स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से ब्रेक डाउन हो जाता है तो यहाँ से क्या निकलता है, दो स्मॉल एटम्स मतलब बन जाते हैं और एक न्यूट्रॉन बन जाता है। वो न्यूट्रॉन फिर क्या करता है, वो इनको फिर से सुपलेट करता है, ठीक है। तो फिर दैट मीन्स इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। तो इसलिए इसको न्यूक्लियर चेन रिएक्शन कहते हैं, ठीक। न्यूक्लियर फिशन क्या है, इसमें स्मॉलर न्यूक्लाई, ठीक है, दो स्मॉल न्यूक्लियस और दो स्मॉल एटम्स मिलके एक लार्ज एटम बनाते हैं विद एमिशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। सो दिस इज ड्यूट्रियम, दिस इज एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। ये हीलियम बनाते हैं, हीलियम एटम बनाते हैं विद द रिलीज ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक। तो इस टाइप की रिएक्शन को न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। ड्यूरिंग देयर फ्यूजन लार्ज अमाउंट ऑफ हीट गेट्स रिलीज, ठीक है। फिर हम इसी हीट को यूज़ करके मतलब एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, या सिंपली हम उसको मतलब किसी और तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और सिंपली यू कैन सी दिस न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है, जिसमें ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम आपस में मिलके हीलियम बनाते हैं और न्यूट्रॉन और एनर्जी मतलब रिलीज़ होती है इस प्रोसेस से। तो ये थे बेसिक कंसेप्ट्स अबाउट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे हमने सोर्स ऑफ एनर्जी भी कंक्लूड किया, ठीक है। तो अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन वो कमेंट करके बता सकता है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, इसको शेयर करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मैंने यहाँ पे फिजिक्स को कंक्लूड किया है, तो नोट्स बनाने कंसेप्ट को अच्छे से समझना है, ठीक है। जो कंसेप्ट समझ में नहीं आए तो वो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और बेल आइकन को हिट करना ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफाई मिल जाए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, कीप बी सेफ, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्थ।